लेकिन सबसे पहले हम आपको इस आंदोलन से जुड़ा एक बड़ा घटनाक्रम बताना चाहते हैं। जंतर मंतर पर हुए आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर पोस्ट किए गए जिनमें आपत्तिजनक, अभद्र, अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था। लेकिन अब यही मामला कानूनी रूप से बड़ा होता दिखाई दे रहा है। आज दिल्ली पुलिस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स को एक आधिकारिक नोटिस भेजा है। पुलिस का कहना है कि उसे ऐसी कई शिकायतें मिली हैं कि एक्स पर कुछ ऐसे पोस्ट और वीडियो शेयर किए जा रहे हैं जिनमें प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियों और अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया है। इसी आधार पर दिल्ली पुलिस ने एक्स से कहा है कि जिन पोस्ट्स और वीडियोस की शिकायत हुई है उन्हें तुरंत प्लेटफॉर्म से हटाया जाए ताकि वो आगे और शेयर ना हो। हालांकि यहां कार्रवाई सिर्फ इन पोस्ट को हटाने तक सीमित नहीं है। पुलिस ने एक्स से उन सभी अकाउंट्स की पूरी जानकारी भी मांगी है जिनसे ये वीडियोस या पोस्ट अपलोड किए गए थे। यानी अब इस सोशल मीडिया कंपनी को जांच एजेंसियों को यह बताना होगा कि ये अकाउंट किसके नाम पर बने थे, उनको पता क्या है, उनसे जुड़ी ईमेल्स आईडी क्या है और इन अकाउंट्स में कब कब लॉगिन और लॉग आउट हुआ है। ये जानकारी इसलिए मांगी गई है ताकि पुलिस ये बता सके और पता लगा सके कि प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ आपत्तिजनक वीडियोस किसने बनाए, किसने अपलोड किया, किसने उन्हें फैलाया और इन अकाउंट्स का इस्तेमाल किन किन समय पर हुआ है। दिल्ली पुलिस ने एक्स से यह भी कहा है कि अगर उसके पास जांच में मदद करने वाली कोई भी अतिरिक्त या नई जानकारी हो तो वो उसे दिल्ली पुलिस के साथ जरूर शेयर करे। सबसे बड़ी बात, दिल्ली पुलिस सिर्फ इन वीडियोस को सोशल मीडिया से हटाने की बात नहीं कर रही है बल्कि इन प्लेटफॉर्म से कह रही है कि इन पोस्ट, वीडियो, इनसे जुड़ी सभी जो डिजिटल रिकॉर्ड्स हैं उसको सुरक्षित रखा जाए। तो फिर मंशा क्या है? इस नोटिस के बाद कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि क्या पुलिस वाकई में ऐसे डिजिटल सबूत इकट्ठा कर सकती है या क्या ऐसा कानूनी कार्रवाई के लिए किया जा रहा है? आने वाले वक्त में क्या इनके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई होगी? तो इसका जवाब है हाँ। अगर किसी शिकायत के आधार पर पुलिस को शुरुआती जांच में ये सारे वीडियो जो है वो अपराध के तौर पर नजर आते हैं तो इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, सर्वर लॉग, आईपी एड्रेस, दूसरे डिजिटल सबूत जुटाकर जांच पुलिस कर सकती है। यहां कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर प्रधानमंत्री की आलोचना करना अपराध नहीं है तो फिर इस कार्रवाई को अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला क्यों न माना जाए? तो इस सवाल का जवाब भी भारतीय संविधान और कानून दोनों में मौजूद है। भारत का संविधान कहता है कि देश में किसी भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, मंत्री या किसी भी संवैधानिक पद पर बैठे व्यक्ति की आलोचना करना अपराध नहीं है। लोकतंत्र में सरकार से सवाल पूछना, उसकी नीतियों का विरोध करना, अपनी असहमति दर्ज कराना हर नागरिक का संवैधानिक अधिकार है। जंतर मंतर के आंदोलन में भी हजारों युवाओं ने शिक्षा व्यवस्था, पेपर लीक, सरकारी जवाबदेही जैसे मुद्दों पर अपनी बात रखी। उन्होंने सरकार से सवाल पूछे, व्यवस्था में सुधार की मांग की और ये सब लोकतांत्रिक तरीके से किया गया और ऐसी आलोचना पर कानूनी कार्रवाई नहीं हो सकती। लेकिन संविधान अभिव्यक्ति की आजादी देता है। किसी को गाली देने, अपमानित करने, जानबूझकर अश्लील, अभद्र वीडियो फैलाने की असीमित छूट नहीं देता है। अगर जांच एजेंसियों को यह लगता है कि किसी व्यक्ति ने जानबूझकर अपमानजनक भाषा, गालियों का वीडियो बनाकर इस्तेमाल किया, उसे फैलाया, प्रधानमंत्री की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाया या कानून का उल्लंघन करने के मकसद से यह सब किया, तो ऐसे मामलों में कानूनी कार्रवाई हो सकती है। यह इस पूरे घटनाक्रम का एक सामाजिक पक्ष भी है। यह आंदोलन और यह सवाल आंदोलन के दौरान भी लगातार उठ रहा था कि जब आंदोलन का मूल मुद्दा पेपर लीक है, परीक्षा व्यवस्था है, शिक्षा सुधार है, तो फिर ऐसे में सही मुद्दों को उठाने के लिए गालियों का इस्तेमाल क्यों किया गया? और ऐसे कौन कौन से रीलबाज वहां पर आए थे जो सिर्फ गाली देने के लिए पहुंचे थे? आखिर उनको क्या चाहिए था? प्रधानमंत्री को गालियां दे देने से क्या ये पूरा आंदोलन उनके चाहे वाले निष्कर्ष की तरफ बढ़ सकता था? बहुत सारी बातें हैं जिस पर चर्चा हो रही है। तो इस सवाल पर हमें यहां दो तस्वीरें साफ दिखाई देती हैं। पहली तस्वीर यह है कि आंदोलन में शामिल कई छात्रों, युवाओं ने पूरी गरिमा के साथ अपनी बात रखी। उन्होंने शिक्षा व्यवस्था की कमियों पर सवाल उठाए, पेपर लीक के खिलाफ आवाज बुलंद की, समाधान सुझाए। हमने आपको बताया कि सुझाव पेटी में 1800 से अधिक सुझाव लिखकर जमा किए गए थे। ये इस बात का प्रमाण था कि बड़ी संख्या में छात्र व्यवस्था में सुधार चाहते थे। वो अराजकता नहीं चाहते, वो तो शिक्षा में बराबरी की बात कर रहे थे। लेकिन एक दूसरा पक्ष ये भी है, इस आंदोलन में आए कुछ
ऐसे लोग थे जिन्होंने मुद्दे से ध्यान हटाकर गाली गलौज, अपशब्दों का इस्तेमाल किया और प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ कुछ ऐसे वीडियो बनाए गए जिनकी भाषा इतनी अभद्र थी कि उन्हें टीवी पर आपको दिखाना भी संभव नहीं। आज यहां बीजेपी सांसद कंगना रनौत की बात करना भी जरूरी है क्योंकि उनके एक बयान पर अब बड़ा विवाद खड़ा हो गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जो गालियों वाले वीडियो सामने आए हैं उन्हें लेकर कंगना रनौत ने कहा कि आज की जेन जी पीढ़ी जनरेशन जी नहीं बल्कि जनरेशन गटर बन गई है। उन्होंने ये भी कहा कि आज के कुछ युवा पढ़ाई में अच्छे नहीं है लेकिन सोशल मीडिया पर गालियां देने, अश्लीलता फैलाने, प्रदर्शन करने में सबसे आगे है। इसमें कोई दो राय नहीं है कि प्रधानमंत्री मोदी के लिए गाली गलौज करना गलत है और कई ऐसे वीडियोस बनाए गए हैं और ये खबर भी हम तब आपको दिखा रहे हैं जब बाकायदा दिल्ली पुलिस ने ऑफिशियल कंप्लेंट की है ऐसे लोगों के खिलाफ और इन तमाम सोशल मीडिया हाउसेज हैं उनसे मांगा है डिटेल और इनको कभी भी सही नहीं ठहराया जा सकता। लेकिन दूसरी तरफ एक बात और भी है, कुछ लोगों की गलती की सजा पूरी एक पीढ़ी को कैसे दे देंगी आप? जो लोग गालियां दे रहे थे वो सभी क्या वहां पर जो जेनजी के लोग आए हुए थे, पूरे जेनजी के लोग गालियां दे रहे थे? लाखों ऐसे युवा भी थे। आपने लड़कियों को खास तौर पर टारगेट किया और ये कहा कि वो घर संभालने लायक नहीं रहेंगी। लाखों ऐसे युवा थे वहां जो जंतर मंतर पर सिर्फ पेपर लीक के खिलाफ अपनी आवाज उठाने आए थे। उन्होंने शांति से प्रदर्शन किया वहां पर और वो अपनी बात कह रहे थे, सरकार से सवाल पूछ रहे थे, शिक्षा व्यवस्था में सुधार की मांग कर रहे थे। यही वजह है कि बहुत से लोग पूछ रहे हैं कि क्या कुछ लोगों की वजह से पूरी पीढ़ी को गटर कह दिया आपने? और ये भी तो सोचिए कि आज सरकार भी इसी पीढ़ी से बात कर रही है, तो सरकार का फायदा पहुंचाने जा रही है या नुकसान पहुंचाने? क्योंकि कंगना रनौत के इस बयान के बाद जबरदस्त गुस्सा उनके खिलाफ कई हलकों से आ रहा है। भाषा की मर्यादा और संयम सिर्फ सिखाने की चीज नहीं है, अपनाने की भी चीज है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद इन युवाओं के नाम संदेश जारी कर रहे हैं। सरकार पेपर लीक रोकने के लिए नए कदम उठा रही है, छात्रों की मांगों पर चर्चा हो रही है और संसद में भी इन्हीं मुद्दों पर बहस हो रही है। यानी जिस पीढ़ी की बात आज पूरा देश सुन रहा है, उसी पूरी पीढ़ी को एक अपमानजनक नाम देना, गटर कहना, ये कैसे सही हो सकता है? दिलचस्प बात यह भी है कि जब यह आंदोलन शुरू हुआ था तब इन युवाओं की सबसे बड़ी शिकायत क्या थी? उनका कहना था कि उन्हें कॉकरोच कहा गया, इससे उनका अपमान हुआ। तब भी उस शब्द को लेकर पूरे देश में बहस हुई और सोचिए कॉकरोच जनता पार्टी बन गई जो सबसे बड़ी गले की फांस बन गई, अब ये गटर लेकर आई है। अब वही सवाल फिर खड़ा हो गया है। तब युवाओं को कॉकरोच कहने पर विवाद हुआ था, आज जनरेशन गटर कहने पर विवाद हो रहा है। यानी बात सिर्फ शब्दों की नहीं है। अगर हमें गाली देने वाली भाषा गलत लगती है तो फिर किसी पूरी पीढ़ी के लिए अपमानजनक शब्दों का इस्तेमाल भी सही नहीं है। इसी वजह से अब यह पूरा मामला राजनीतिक हो गया। निर्दलीय सांसद पप्पू यादव ने लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को शिकायत भेजी है। उनका कहना है कि कंगना रनौत के बयान से देश के युवाओं का अपमान हुआ है, उनसे इस पर जवाब मांगा जाना चाहिए। वहीं कॉकरोच जनता पार्टी के प्रवक्ता सौरभ दास ने कहा है कि जब बीजेपी खुद कंगना रनौत के हर बयान से सहमत नहीं होती तो वो भी इस बयान को गंभीरता से नहीं लेते। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद कंगना रनौत ने अपनी सफाई दी है। उन्होंने कहा कि उन्होंने पूरे जेन जी को जनरेशन गटर नहीं कहा। उनका इशारा सिर्फ उन लोगों की तरफ था जिन्होंने आंदोलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ गालियां दी और आपत्तिजनक वीडियोस बनाए हैं। सुनिए। आप हमारे 75 ईयर ओल्ड प्राइम मिनिस्टर हैं, उनकी दिवंगत माता जी को उनको इतनी गंदी गंदी भद्दी गालियां दे। हमने भी स्टूडेंट प्रोटेस्ट किए हैं, इतना हमें संकोच होता था, इतनी शर्मिंदगी होती थी कि हमें कैमरा में दिखाया जा रहा है, आगे एक स्टूडेंट को करके हम अपनी मांग रखते थे। कौन स्टूडेंट प्रोटेस्ट का हिस्सा नहीं बने? ये किस तरह के स्टूडेंट हैं और किस तरह की अश्लील बातें हैं, किस एंगल से ये लोग स्टूडेंट लगते हैं। आज इनके जो भी आगे चल के सुप्रीम कोर्ट के लॉयर्स होंगे या लॉयर्स होंगे, क्या इनके माँ बाप अफोर्ड कर पाएंगे? इनके खुद की तो हैसियत नहीं है अफोर्ड करने की। और हमें ये अब ट्रोल करे चाहे कुछ भी करे, 16 ईयर ओल्ड से जो है हम अपना करियर बना रहे हैं, माता पिता पर कभी बोझ बनकर नहीं रहे। और जिनके माता पिता बहुत ही कंजर्वेटिव है, हम जानते हैं कि हमारा हिंदुस्तानी समाज कैसा है,
उनकी बेटियां ऐसे इतनी गंदी गंदी भाषा में बात कर रही हैं, समाज में उनकी क्या इज्जत रह जाएगी और उनको किस तरह की विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ेगा। क्या ये सोचते हैं क्या हम लोग एज अ सोसाइटी? दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल टू अस इन एनी वे। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंगअप कर रही है। आज अगर भारत के युवाओं को देश के लिए शक्तिपुंज माना जाता है तो इसके पीछे हमारी यही जो जेनजी युवा पीढ़ी है। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा जेनजी हमारे देश में है। आबादी 50 करोड़ से ज्यादा है, यानी भारत की लगभग 35% आबादी जेनजी युवाओं की है। और ऐसे में अगर इस पूरी पीढ़ी को गटर बता दिया जाए तो ये किसी की कीमत पर सही नहीं हो सकता। आज हम कंगना रनौत से भी एक सवाल पूछना चाहते हैं कि अगर हमारे समाज में गालियां सामान्य बन रही हैं और कुछ युवा अभद्र भाषा का इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके पीछे बड़ा कारण क्या है? इसके पीछे बड़ा कारण है हमारी फिल्में, OTT प्लेटफॉर्म्स, सोशल मीडिया, जहां कंटेंट के नाम पर गालियों को परोसा जाता है। और ये बात कंगना रनौत तो खुद समझ सकती हैं। साल 2017 में उनकी एक फिल्म आई थी जिसका नाम था सिमरन। इस फिल्म में सेंसर बोर्ड ने 10 जगह कैंची चलाई, 10 जगह, 6 जगह गालियों और अपशब्दों का इस्तेमाल हुआ था जिस पर कैंची चलाई गई थी। इस पूरे विवाद पर हम दो ही बात कहना चाहते हैं। पहली बात, प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ अपशब्दों का इस्तेमाल करना बिल्कुल सही नहीं हो सकता, यह गलत है। और कुछ युवाओं की वजह से भारत की पूरी जेनजी पीढ़ी को गटर कहना यह भी उतना ही गलत है और इस पर सबको सोचना चाहिए। अब जरा उस दिन को याद कीजिए जब हजारों युवा जंतर मंतर पर पहुंचे थे। वो वहां किसी नेता के समर्थन में नहीं आए थे, ना उनके हाथों में किसी पार्टी का झंडा था। वो इसलिए आए थे क्योंकि उन्हें लगा था कि इस देश में शिक्षा, पेपर लीक का मुद्दा राजनीति की भीड़ में खो गया है। उनके पेपर लीक होते हैं, री एग्जाम होता है, मार्क्स आते हैं तो गड़बड़ी रहती है। उस वक्त उनकी मांग बहुत सीधी थी और वो यही कह रहे थे कि हमें ऐसी परीक्षा व्यवस्था चाहिए जिसमें पेपर लीक ना हो। लेकिन सोचिए क्या इन मांगों पर हमारी संसद खरी उतरी है? तो आ जाइए आपको दिखाते हैं। दुर्भाग्य से ऐसा कम ही दिखाई दे रहा है। अब बहस फिर उसी पुराने रास्ते पर लौटती दिख रही है। इस पर हमला करो, वो इसको गाली दें, ये उसको गाली दो, जिसमें राजनीतिक हंगामा होता है लेकिन जनता के मुद्दे की बात नहीं होती है। आज भी विपक्ष सरकार को घेर रहा है, सरकार विपक्ष के आरोपों का जवाब दे रही है। कोई पुराने बयान निकाल रहा है, कोई नए आरोप लगा रहा है। इस शोर में बच्चों की बात तो हो ही नहीं रही है। सबसे जरूरी सवाल फिर पीछे छूट रहा है, वो सवाल जिसके लिए बच्चे सड़कों पर उतरे थे। पेपर लीक कैसे रुकेगा, मार्किंग सिस्टम कैसे ठीक होगा। हम ये नहीं कह रहे हैं कि संसद में पुलिस की कार्रवाई, पैलेट गन, सुरक्षा व्यवस्था, दूसरे मुद्दों पर चर्चा नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल उठाइए ये मुद्दे, लोकतंत्र में हर सवाल पूछा जाना चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि क्या पूरी बहस का केंद्र सिमट गया है और वो असल मुद्दे से भटक गया है, या फिर सबसे पहले उस समस्या पर बात होनी चाहिए जिसकी वजह से बच्चे सड़कों पर निकले हैं, आंदोलन किया है। आज इस पूरी बहस में एक चीज साफ दिखाई देती है और वो है व्हाट अबाउट री, यानी आपने ये किया, नहीं आपने वो किया, आपकी सरकार में ऐसा हुआ, नहीं आपकी सरकार में ऐसा हुआ। लेकिन इस बहस में छात्र कहीं दिखाई नहीं देते, उनका भविष्य दिखाई नहीं देता, उनकी मेहनत दिखाई नहीं देती। आज हम यही कहना चाहते हैं कि अगर राजनीति फिर से उसी पुराने आरोप प्रत्यारोप में उलझ गई, शिक्षा सुधार पीछे छूट गया, सबसे बड़ा नुकसान किसी सरकार या किसी विपक्ष का नहीं होगा, सबसे बड़ा नुकसान हमारे छात्रों का होगा, जिन्होंने ये भरोसा करके आवाज उठाई कि शायद इस बार देश उनकी बात सुनेगा। देखिए, कल जब वो सदन में आए, आपने उनको ऐसा माला पहनाया ताकि जैसे वो पाकिस्तान से जंग लड़के आए हैं। लड़का था हरे शर्ट में, वो पुलिस को बोल रहा है कि हाँ मार, मुझे मारो, मारो सर मारो। बिहार में आपने AK-47 का इस्तेमाल किया। ये नौबत है, ये नौबत है। जब मंत्री जी लौटे हैं, मंत्री नहीं रहे, उसके बाद सदन के बाहर उनका स्वागत किया गया। एक प्रधान जी को हटा करके प्रधानमंत्री बचा लिया आपने। मैं इमरजेंसी को तो नहीं देखा हूं,
लेकिन इमरजेंसी में क्या क्या हुआ है वो अभी दिल्ली की राजधानी में भी देखने को मिल गया है। अगर इमरजेंसी अध्यक्ष महोदय ने याद आ गई है तो इमरजेंसी के बाद भी परिवर्तन हुआ था और हमें भरोसा है कि इसके बाद भी परिवर्तन होगा। तो ये षड्यंत्र है या तो सरकार के जो सिस्टम है इसमें परमानेंट लीकेज है। हम एजुकेशन सिस्टम को चेंज कर रहे हैं। इट वॉज पेंडिंग फ्रॉम लास्ट 34 ईयर्स। वो इसलिए अपनी उम्मीद को खो चुके हैं क्योंकि ये नाहल और नाखलक एक हुकूमत है जो सिर्फ उनको दो नौकरी दे सकती है कि या तो तुम पकौड़ा बनाओ या तुम किसी रक्षादल और सेना का हिस्सा बन जाओ। छात्रों को सड़क से हटाया जा सकता है लेकिन उनके सवालों को नहीं। हर लाठी जो किसी लड़की पर किसी लड़के पर चली है वे बच्चों की पीठ से ज्यादा सरकार की साख पर पड़ी है। जो असामाजिक तत्व और गुंडे थे उनके ऊपर कानून के रूप में कड़ी कार्रवाई होनी ही चाहिए। देश का युवा पेपर लीक की बात करने आया था, बेहतर सिस्टम की मांग करने आया था। वो पुलिस की गाड़ियां जलाने, पुलिस को पीटने नहीं आया था। सो कॉल्ड होम मिनिस्टर ऑफ दिस कंट्री does not have the courage to come and sit here. He does not have the courage. संसद का मौजूदा सत्र 13 अगस्त तक चलेगा और आज 29 जुलाई हो चुकी है। हमें लगता है कि इस देश के तमाम युवा आज ये देख रहे हैं कि उन्होंने जो मुद्दे उठाए उन पर संसद में हमारे नेता, हमारी सरकार क्या कर रही है। हालांकि इस राजनीति के बीच पेपर लीक के खिलाफ जांच, सजा, जुर्माने को कड़ा बनाने वाला संशोधित जो बिल है वो ध्वनि मत से लोकसभा में पास हो गया और अब राज्यसभा में जाएगा। आज समाजवादी पार्टी के सांसदों ने संसद परिसर में अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए मिले चंदे में गड़बड़ी और चढ़ावा चोरी के आरोपों को लेकर प्रदर्शन किया। वो हाथों में तख्तियां लेकर पहुंचे और चंदा चोर गद्दी छोड़ के नारे लगा रहे थे। देखिए। चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़, राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। राम का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु का पैसा कहाँ गया? बीजेपी के खाते में। प्रभु का पैसा लूट लिया। इनकी भी सुरक्षा करनी पड़ेगी, बीजेपी वाले चुरा न ले जाए। चंदा चोर गद्दी छोड़, चंदा चोर गद्दी छोड़। देखिए कैसे अखिलेश यादव के साथ साथ कई समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो यहाँ पर मौजूद हैं और राम का पैसा कहाँ गया, बीजेपी के खाते में, इस तरह की बातें कही जा रही है। साथ साथ एक दान पात्र भी लाया गया और उस दान पात्र का जो पैसा है वो नीचे जमीन पर भी गिराया गया है समाजवादी पार्टी के सांसदों के द्वारा। कि जो दान पात्र को नहीं बचा पाए, श्रद्धा से जो चढ़ावा चढ़ता है उसको नहीं बचा पाए, उनसे क्या उम्मीद करोगी कि इस तरह के पेपर लीक नहीं होंगे, परीक्षाएं रद्द नहीं होंगी। संदेश साफ है, जो श्रद्धा के साथ खिलवाड़ कर सकते हैं वो हमारे युवा नौजवानों के भविष्य के साथ भी खिलवाड़ कर रहे हैं। दूसरी तरफ बीजेपी सांसदों ने संसद परिसर में झारखंड लोक सेवा आयोग, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग की भर्ती परीक्षाओं में धांधली के विरोध में प्रदर्शन किया और झारखंड के मुख्यमंत्री और सह शिक्षा मंत्री हेमंत सोरेन का इस्तीफा मांगा। यानी वही आरोप प्रत्यारोप की राजनीति जिसका हमने अभी जिक्र किया था। तुम्हारे में ये, हमारे में वो। इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, हेमंत सोरेन इस्तीफा दो, इस्तीफा दो, इस्तीफा दो। पोती चल रही है, सीआईडी जांच हुआ है, जो जेपीएससी के अध्यक्ष हैं उनका इस्तीफा हुआ है, लेकिन उसमें जो झारखंड मुक्ति मोर्चा के जो महासचिव हैं उनकी पत्नी खुद उसकी सदस्य है, अभी तक उसका इस्तीफा नहीं हुआ है। इसलिए झारखंड मुक्ति मोर्चा इसका लिपापोती करना चाहती है। जो हमारे अध्यक्ष जी ने कहा कि कांग्रेस में हैसियत हिम्मत नहीं है, ना खड़गे जी जा सकते हैं, ना राहुल गांधी जी जा सकते हैं, ना सोनिया गांधी जी, ना प्रियंका गांधी जी। यदि आप में नैतिकता है, हिम्मत है तो चलिए, नहीं तो आप लिपापोती कर रहे हैं। आज ही पंजाब कांग्रेस के अध्यक्ष अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग के अगुवाई में कांग्रेस के सभी सांसदों ने पंजाब में पेपर लीक का मुद्दा उठाया और ये आरोप लगाया कि पंजाब की आम आदमी पार्टी की सरकार के 4.5 सालों में 6 बड़े पेपर लीक हो चुके हैं और इन पेपर लीक्स के लिए पंजाब के शिक्षा मंत्री हरजोत सिंह बैस कब तक इस्तीफा देंगे। देखिए।
पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पेपर लीक बंद करो, बंद करो, बंद करो। पंजाब सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। हरजोत बैंस को इस्तीफा लो, इस्तीफा लो, इस्तीफा लो। आप सरकार हाय हाय, हाय हाय, हाय हाय। भगवंत मान माफी मंगो, माफी मंगो, माफी मंगो। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पंजाब सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। 4 साल में 6 पेपर लीक हुए हैं और रोजाना धरना प्रदर्शन हो रहा है और भगवंत मान कह रहा है चीटिंग का केस है। अगर चीटिंग का केस था तो आपने क्या किया अब तक? क्या सजा दी उन गुनहगारों को? चाहे चीटिंग का केस था, आपकी बात ही अगर माने, लेकिन पूरा देश आज उसको लेकर एकजुट है। संसद के मानसून सत्र में आज भी हंगामा जारी रहा। लोकसभा हो या राज्यसभा, दोनों सदनों में शोर शराबा, नारेबाजी, स्थगन की तस्वीरें सामने आई। संसद भवन पहुंचने से पहले प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी शिक्षा मंत्री प्रहलाद जोशी पर की गई अपनी टिप्पणी पर कायम रहते हुए दो टूक कहा कि उन्होंने जो कहा वो सच था। ये वही टिप्पणी है जिसमें कांग्रेस शिक्षा मंत्रालय का अतिरिक्त प्रभार संभालने वाले प्रहलाद जोशी पर बिल्किस बानो रेप मामले में दोषियों की समय से पहले रिहाई के समर्थन का आरोप लगा रही है। उसमें अनपार्लियामेंट्री क्या था? उसमें तो सच्चाई थी बस। तो सच्चाई के लिए अगर वो सजा देना चाहते होते, मैं तो सच बोलूंगी। आपने देखे हैं, पूरे वीडियोस हैं। और सिर्फ ये नहीं, एक वो मैंगलोर में जो पिटाई हुई थी लड़कियों की पब में, उस आदमी को बीजेपी में किसने ज्वाइन कराया? प्रहलाद जोशी जी ने। उसके बाद 5 घंटे बाद या जो भी है उनको निकाला, लेकिन ज्वाइन कराने की फोटो भी है उनकी। तो उनका एक इंसिडेंट नहीं है ना, उनकी एटीट्यूड है महिलाओं के प्रति, उनकी एटीट्यूड है। आज संसद में राहुल गांधी के भाषण पर भी विवाद हुआ। राहुल गांधी ने करीब 50 मिनट का भाषण दिया जिसमें उन्होंने ये आरोप लगाया कि पूरे सिस्टम शिक्षा मंत्रालय पर आरएसएस का कब्जा हो चुका है। इसके साथ ही राहुल गांधी ने प्रदर्शनकारियों पर पैलेट गन चलाने का मुद्दा उठाया। गृहमंत्री अमित शाह पर गंभीर सवाल उठाए, सुनिए। मैंने उससे पूछा, एक बात बताओ, ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? ये तीसरी कैटेगरी कहां जाती है? उसने कहा कौन सी तीसरी कैटेगरी? मैंने कहा अंधभक्त। इसको कहां डाला जाए? सर बट आप सर आप हाउस को ऑर्डर में रखिए सर। आप विधेयक में बोले मैं हाउस को ऑर्डर में रखूंगा क्या? The moment I open my mouth, the entire opposition starts to shout. और शब्द इस्तेमाल किया है उसमें आपत्ति, इतना ही तो है। फिर आप उसका इतना आप बहुत ही इमोशनल चेहरा दिखा करके ये तो ठीक नहीं है, हाउस को आप गुमराह नहीं कर सकते हैं। He is the home minister, sir. सर ये आप सोचिए, आप कितना गलत बात बोल रहे हैं। आप कल्पना कर सकते हैं, आप बिना सोच समझ करके जो इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर नेता प्रतिपक्ष ने कोई गंभीर आरोप लगाया सरकार पे, तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि किसके ऑर्डर पे पुलिस ने बच्चों पर, छात्रों पर, युवाओं पर इस तरह का व्यवहार किया है। आज शाम को लगभग 6 बजे राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसमें उन्होंने ये फिर से पैलेट गन का मुद्दा उठाया, गृहमंत्री अमित शाह के इस्तीफे की मांग की। हमने भी सरकारें चलाई है, हम जानते हैं कि अगर गोली चलाने की बात आती है, पैलेट गन की यूज की बात आती है, तो द लास्ट कॉल is the home minister and the prime minister. We know that. तो either the home minister इन्होंने ऑर्डर किया, युवाओं को मारने का ऑर्डर, लाठी चलाने का ऑर्डर, पैलेट गन का यूज का ऑर्डर, या फिर इनको मालूम ही नहीं था। होम मिनिस्ट्री चल रही है, अमित शाह जी कुछ और कर रहे हैं, होम मिनिस्टर को मालूम नहीं कि भैया किसी ने पैलेट गन चला दी, किसी ने मतलब लाठी मार दी, वो किसी और दुनिया में थे। सरकार की तरफ से प्रधानमंत्री कार्यालय में केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने भी राहुल गांधी को लेकर कई सवाल उठाए हैं, सुनिए। बहुत जमाने से इनको ये हसरत सता रही थी कि देश इनको प्रधानमंत्री चुने और 7 LKM में बिठाए। अब इनकी जब वो हसरत पूरी ना हुई तो निराशा और फ्रस्ट्रेशन से हताश होकर के वो प्रधानमंत्री आवास 7 LKM के दरवाजे पर जा बैठे। शुरू में तो ये उस आंदोलन के साथ जुड़ने में गुरेज कर रहे थे, इन्हें लगा कि आम आदमी पार्टी का आंदोलन है, लेकिन जब
आंदोलन इन्हें लगा कि उठने लगा, तो इन्हें जो माननीय सदस्य कल कह रहे थे, जेन ज़ी की जबान में MIA हो गया। MIA मतलब मिसिंग इन एक्शन, जो हमारे जेन ज़ी की भाषा है। और दूसरा, जैसा कल बताया गया कि फोमो, फियर ऑफ मिसिंग फ्रॉम एक्शन, और इसलिए ये जाकर के वहां बैठे। प्रश्न है कि खंड 2 से 5 विधेयकांग बने, जो सदस्य के पक्ष में हाँ गए, जो सदस्य विरोध में ना गए। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष हुआ, हाँ वालों के पक्ष हुआ। खंड 2 से 5 विधेयकांग बना। अब आप ये देखिए कि जंतर मंतर जेन ज़ी युवाओं ने जिस भाषा का इस्तेमाल किया, वो भाषा भारत की संसद तक पहुंच गई है। और जो शब्द जेन ज़ी पीढ़ी के युवा अपनी बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, उन पर देश के तमाम लोग अब बात कर रहे हैं। इनमें जिस शब्द की सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो है, जो जेन ज़ी लिंगू है, वो है डेलुलू, जो डेल्यूजनल शब्द से निकला है। और ये शब्द पिछले साल ही कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी की डिक्शनरी में शामिल भी हुआ था। डेलुलू शब्द का इस्तेमाल ऐसे व्यक्ति के लिए किया जाता है जो हकीकत से दूर अपनी ही कल्पना या भ्रम में जी रहा हो। जैसे संसद में सरकार विपक्ष को घेरते हुए ये कह रही है कि विपक्षी दल इस डेलुलू में जी रहे हैं कि इस देश की युवा पीढ़ी उनके साथ खड़ी है। वहीं विपक्ष भी इस शब्द का सरकार के खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है और ये कह रहा है कि सरकार भी डेलुलू में ना रहे, कि जेन ज़ी उनके साथ है। दूसरा शब्द है MIA यानी मिसिंग इन एक्शन। इसका मतलब किसी जरूरी मौके पर गायब रहने से होता है। जैसे मीटिंग हो, टीम का सबसे जरूरी मेंबर ही उसमें ना पहुंचे, तो जेन ज़ी पीढ़ी के युवा कहते हैं ही इज MIA, ही इज मिसिंग इन एक्शन, वो एक्शन में नहीं है, गायब है। ये शब्द भी संसद में सरकार और विपक्ष दोनों की ओर से इस्तेमाल हुआ है। और क्योंकि राहुल गांधी जंतर मंतर नहीं पहुंचे, इसीलिए NDA के सांसद उन्हें अभी MIA बता रहे हैं, मिसिंग इन एक्शन। जेन ज़ी युवाओं का एक और शब्द है फोमो, जिसका अर्थ है फियर ऑफ मिसिंग आउट। जब कोई व्यक्ति किसी इवेंट, किसी आयोजन, विरोध प्रदर्शन में सबको जाते हुए देखता है और खुद वहां किसी वजह से नहीं जाता है, उसके मन में एक फियर ऑफ मिसिंग आउट पैदा होता है। यानी वो सोचता है कि उसका ऐसे आयोजन या विरोध प्रदर्शन में जाना जरूरी है। और ये शब्द भी जंतर मंतर के आंदोलन को लेकर सोशल मीडिया पर इस्तेमाल हुआ और अब संसद में भी शब्द पहुंच गया। एक और शब्द है कुचू पुचू, और ये कोई डिक्शनरी वाला शब्द नहीं है। इसे प्यार जताने या किसी बात का हल्का मजाक उड़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जंतर मंतर पर जब जेन ज़ी युवा धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा मांग रहे थे, तब उन्होंने अपील करते हुए इस शब्द का इस्तेमाल किया था। और इसी सूची में एक और शब्द है वास्तेगुना हुइया। ये शब्द भी किसी भाषा या डिक्शनरी से नहीं आया है, बल्कि ये शब्द जंतर मंतर के आंदोलन से जेन ज़ी युवाओं को मिला है। दावा है कि जब जंतर मंतर पर आंदोलन चल रहा था, तब एक लड़की पुलिसकर्मी से कुछ ऐसा कहते हुए सुनी गई जिसका उच्चारण वास्तेगुना हुइया जैसा था। इसके बाद ये शब्द जेन ज़ी युवाओं को इतना अच्छा लगा कि उन्होंने इस पर मीम बनाने शुरू कर दिए। और दिल्ली से लेकर मुंबई तक जेन ज़ी युवाओं ने इस आंदोलन के दौरान इस शब्द का खूब इस्तेमाल किया। हालांकि कुछ लोगों का दावा है कि यह शब्द 2025 के एक मशहूर जो वाइन मीम है उससे बना और फिर इस आंदोलन में यह शब्द इस्तेमाल हुआ है। बड़ी बात यह है कि ये शब्द भी अब संसद पहुंच गए हैं। आज ही बहस के दौरान कांग्रेस सांसद दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने सरकार पर तंज कसते हुए वास्तेगुना हुइया कहा। जैसे उन्होंने कहा, संसद में मौजूद सांसद चौंक गए। सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है, देखिए। Modi ji clocked it and provided a legislative solution. अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं? तो हम चलेंगे पीएम आवास पर। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। जहां पर कांग्रेस शासित यूपीए ने पॉलिसी वैक्यूम करा, वहीं पर अगर मैं जेन ज़ी की भाषा को बोरो करूं, then I will have to say मोदी जी clocked it and provided a legislative solution. विपक्ष के आंदोलन को एक समराइज करना चाहूंगा मैं जेन ज़ी के भाषा में। 37 दिन तक तो ये जंतर मंतर नहीं गए, तो इनको MIA हो गया। MIA क्या है? MIA मिसिंग इन एक्शन। आंदोलन क्यों किया? आंदोलन क्यों किया आपने? उनको फोमो हुआ, फोमो, फियर ऑफ मिसिंग आउट, फियर ऑफ मिसिंग आउट। अरे बच्चे यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं?
तो हम चले गए पीएम आवास पर, फोमो होने के बाद लहू, इनको डेलुलू हुआ, डेलुलू डॉक्टर श्री डेलुलू डेल्यूशन डेल्यूशन श्रीकांत जी, इनको लगा छात्र हमारे साथ आएंगे श्रीकांत जी, आपका प्रधानमंत्री के घर के इधर जाने के बाद, लेकिन छात्र तो कोई आया नहीं। अध्यक्ष जी, मैं जेनजी के लैंग्वेज में मैं आज विपक्ष से कहना चाहता हूं, बिकॉज ऑफ दिस इश्यू ऑपोजिशन थिंक्स दैट यूथ आर विद देम। इससे बड़ा डेलुलू दूसरा नहीं है। ये जो नया जेनजी का लिंगो यूज कर रहे हैं ना, मैं भी उनको बताना चाहती हूँ सर, इन्होंने शायद इंस्टाग्राम नहीं देखा, सब बीजेपी के लोगों ने देखा भी होगा तो बोलेंगे नहीं पता है, सबके बच्चे हमारे साइड पे, उनके साइड पे तो किसी के बच्चे नहीं है। इनकी अगली जनरेशन में इनके साथ नहीं, हमारे साथ भी नहीं है शायद। हम जो डिलुलू के बारे में बोले ना, आप भी उस डिलुलू में ना रहना कि वो आपके साथ है। आपकी जनरेशन किसके साथ है ये 29 में पता चलेगा, तब देखा जाएगा। वो कभी आपसे टकराते थे तो दूसरा नारा देते थे, वास्ते गुने हुइयां, एक नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां। आपको समझ ना आए तो आप घर जाके गूगल पे आप सर्च कर लेना ये क्या नारा है। वो नारा देते थे वास्ते गुने हुइयां, और वो नारा देते थे इतने प्यार से, इतनी खूबसूरत तरीके से इस्तीफा मांगते थे, कहते थे जब आपसे इस्तीफा भी मांगते थे तो कहते थे कुचू पुचू इस्तीफा दे दो, आज हमारा जन्मदिन है। और अब तफ्तीश के बाद आज हम उस ट्रक की भी बात करना चाहते हैं जिसे दिल्ली पुलिस ने आंदोलन के दौरान जंतर मंतर के पास लाकर खड़ा किया था, क्योंकि इस पर खूब रील्स सोशल मीडिया पर वायरल हुई। उस वक्त कई छात्रों और कॉकरोच जनता पार्टी ने यह दावा किया कि दिल्ली पुलिस की मंशा पर सवाल उठते हैं। ये कहा कि जंतर मंतर के पास टूटी हुई गाड़ी छात्रों को बदनाम करने के लिए रखी गई है, लेकिन आज इस मामले में दिल्ली पुलिस की सफाई आई है। पुलिस के मुताबिक पत्थरों से भरा ये ट्रक और टूटी हुई गाड़ी किसी प्रदर्शन के लिए नहीं बल्कि एक सड़क हादसे के मामले में जब्त किया गया था। 16 जुलाई 2026 को यह ट्रक नई दिल्ली इलाके से ईंट पत्थर मिट्टी लेकर जहांगीरपुरी की तरफ जा रहा था, लेकिन इसी दौरान नई दिल्ली इलाके में संसद मार्ग थाना क्षेत्र में इसकी एक इको वैन से टक्कर हो गई। इस हादसे में 6 लोग घायल हुए, जिसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस ट्रक को जब्त किया, पार्लियामेंट स्ट्रीट थाने के मालखाने में जमा करा दिया। अब क्योंकि इस मालखाने में इतने बड़े ट्रक को लंबे समय तक खड़ा नहीं किया जा सकता था, पर्याप्त जगह नहीं थी, इसलिए इससे में ट्रक को सुरक्षित रखने के लिए संसद मार्ग थाने के पास जंतर मंतर पर खड़ा किया गया। दिल्ली पुलिस ने अपने आधिकारिक स्पष्टीकरण में कहा है कि यह दावा पूरी तरह गलत है कि इस ट्रक को जानबूझकर जंतर मंतर या किसी भी राजनीतिक दल के दफ्तर के बाहर प्रदर्शनकारियों को निशाना बनाने के मकसद से रखा गया। पुलिस ने यह भी कहा है कि 20 जुलाई के संसद मार्च को देखते हुए उसने पहले ही इस ट्रक को सुरक्षित स्थान पर शिफ्ट किया था। लोगों को उसका पक्ष पता होना चाहिए। देखिए, किसी देश में लोकतंत्र जिंदा है या नहीं, इसका एहसास तब होता है जब धरना प्रदर्शन होते हैं। किसी देश की सरकार लोकतंत्र की रक्षा के लिए कितनी गंभीर है, ये तब पता चलता है जब वो प्रदर्शनकारियों की मांगे सुनकर उनका समाधान निकालती है। हाल ही में कॉकरोच जनता पार्टी प्रोटेस्ट के दौरान पूरी दुनिया ने देखा कि लोकतंत्र असल में क्या होता है, और जब लोकतंत्र में जनता किसी मुद्दे पर एकजुट होती है तो सरकार उनके हिसाब से फैसले करती है, और यही लोकतंत्र की खूबसूरती है। लेकिन आज हम अपने पड़ोसी पाकिस्तान की बात करेंगे, जो दुनिया के सामने लोकतांत्रिक देश का होने का ढोंग तो करता है, समय समय पर उसकी असली पहचान सामने आ जाती है, यानी भेड़ की खाल में छिपा भेड़िया सामने आ जाता है। पाकिस्तान में सैन्य तानाशाही है, इसकी झलक आपको उसके कब्जे वाले कश्मीर में दिख जाएगी। पाकिस्तानी सेना इस वक्त वहां के मासूम नागरिकों का नरसंहार कर रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना की गोलियों से अब तक 80 से ज्यादा मासूम नागरिक मारे जा चुके हैं। इन मासूमों की गलती क्या है? सिर्फ इतनी कि वो मूलभूत अधिकारों की मांग कर रहे हैं, और इन मांगों को लेकर वो सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे। लेकिन शहबाज शरीफ की सरकार और आसिम मुनीर की सेना इन मासूम नागरिकों के प्रदर्शन को अपने बूटों तले कुचल रही है। मीरपुर और रावलकोट में तो जैसे पाकिस्तानी सेना को मासूमों के कत्लेआम का आदेश मिला है। पाकिस्तानी सेना के जुल्म की भयानक तस्वीरें सामने आ रही हैं। सड़कें खून से लाल हैं। पाकिस्तानी सेना लाशों को गाड़ियों में भर भर कर ले जा रही है, यानी एक तरफ वो नागरिकों को मार रही है, दूसरी तरफ अपने करतूत को छिपाने के लिए लाशों को ठिकाने लगा रही है। मासूमों और निहत्थों को मारने के मामले में पाकिस्तानी सेना का पुराना इतिहास है।
और अब एक बार फिर से वो अपने आका मुनीर के कहने पर पीओके में नरसंहार पर उतारू है। 48 घंटे, जानते हैं पिछले 48 घंटे में पाकिस्तानी सेना ने 30 से ज्यादा लोगों की हत्याएं कर दी है। पीओके के मासूम नागरिक बहुत छोटी छोटी मांगों को लेकर सरकार के खिलाफ आंदोलन पर उतरे थे। पिछले करीब 3 वर्षों से वो सस्ता आटा, सस्ती बिजली और महंगाई कम करने की बस मांग कर रहे हैं। लेकिन कंगाल पाकिस्तान सरकार उनकी जरूरतों को पूरा करने में नाकाम है। उनकी मांगे पूरी करने के बजाय पाकिस्तान की सरकार फर्जी चुनाव आयोजित करवाने में लगी और इसी बात से पीओके के नागरिक भड़के हुए हैं। आंदोलनकारियों का नेतृत्व कर रही जॉइंट आवामी एक्शन कमेटी ने इन फर्जी चुनावों का बहिष्कार किया है और इसी बात से नाराज मुनीर ने पाकिस्तानी सेना से आंदोलनकारियों को कुचलने का आदेश दे दिया। और हद तब हो गई जब पाकिस्तान सरकार पीओके में मारे गए नागरिकों को आतंकी, भारत का एजेंट बताकर हत्याओं को सही ठहरा रही है। पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ ने मासूमों के नरसंहार को छिपाने के लिए पुराना पैतरा अपनाया। ख्वाजा आसिफ ने कहा जो पीओके के नागरिक हैं उनको पाकिस्तान का दुश्मन बताकर उनके हत्याओं को जायज ठहरा दिया है। उन्होंने पीओके के पाकिस्तान सरकार विरोधी प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताया है। सोचिए पाकिस्तान क्या हालात हो गए हैं आज। पाकिस्तान में बिजली, पानी, ऐसी जरूरी मतलब जो बेसिक चीजें हैं ना, उन्हें मांगने पर जो प्रदर्शन कर रहे हैं उन पर गोलियां चलाई जा रही हैं भारत का एजेंट कहकर। लेकिन सच यही है कि ये चालबाजी पाकिस्तान की पुरानी एसओपी है, स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर। इतिहास गवाह है कि जब भी पाकिस्तानी सेना नागरिकों की हत्याएं करती है तो पाकिस्तान सरकार उसमें भारत का नाम जोड़कर हत्याओं को जायज ठहरा देती है। साल 1971 में जब बांग्लादेश में पाकिस्तान विरोधी आवाजें उठी थी तब पाकिस्तान सेना ने वहां भयानक जुल्म किए थे। उस वक्त भी पाकिस्तान सरकार ने प्रदर्शनकारियों को पाकिस्तान का दुश्मन बताकर मार दिया था। 1971 में आजाद होने से पहले बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहा जाता था। पाकिस्तान ने वहां सरकार विरोधियों को खत्म करने के लिए पाकिस्तानी सेना को लगाया था। पाकिस्तानी सेना ने वहां 30 लाख लोगों को मार डाला, 4 लाख महिलाओं से रेप किए, 30,000 महिलाएं लंबे समय तक पाकिस्तानी सेना की कैद में जुल्म झेलती हुई मारी गई। आज पीओके में भी पाकिस्तान सरकार के इशारे पर पाकिस्तानी सेना यही कर रही है। वहां भी सरकार विरोधी आवाजों को दबाने के लिए सेना की बंदूकों का सहारा लिया जा रहा है। 19 जून से और उसके बाद से पाकिस्तानी सेना ने 80 से ज्यादा प्रदर्शनकारियों की हत्याएं कर दी हैं। इनमें करीब 31 लोग तो पिछले 48 घंटे में मारे गए और ये गिनती अब भी जारी है क्योंकि पीओके में प्रदर्शन खत्म नहीं हुआ है। सवाल यह है कि क्या दुनिया भर की मानवाधिकार संस्थाएं पाकिस्तान में कुचले जा रहे मानवाधिकारों को देख रही हैं या आंखें बंद हैं? क्या वो पाकिस्तान के सूट बूट वाला चेहरा देख रही हैं या फिर उसके खून से सने हाथ? पाकिस्तान के कुछ पत्रकार प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट बताने वाले पूरे नैरेटिव की धज्जियां उड़ा रहे हैं। पाकिस्तान सरकार से पूछा जा रहा है कि वो पीओके के प्रदर्शनकारियों को भारत का एजेंट मान रही है। भारतीय फंडिंग वाला झूठ आखिर कैसे बोल सकते हैं? कुछ पत्रकारों ने तो आरोप लगा दिया है कि पाकिस्तानी मीडिया पीओके की सच्चाई दिखाने से रोका जा रहा है। पीओके में अपने हक के लिए आवाज उठाने वाले जिन प्रदर्शनकारियों को आतंकी बताया जा रहा है, आप उन्हें भी देख लीजिए। छोटे छोटे मासूम बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग हैं जो सरकार विरोधी प्रदर्शन में शामिल हैं। पीओके में हालात ही इस तरह के बना दिए गए हैं कि छोटे छोटे बच्चे भी पाकिस्तानी सेना और सरकार के खिलाफ आज खड़े हो गए हैं। खैर, आगे बढ़ते हैं। मॉनसून के मौसम में देश के कई इलाकों में जबरदस्त बारिश हो रही है और बारिश में कैश के लेन देन में एक परेशानी अक्सर आती है और वो है करेंसी नोट का पानी में भीग जाना। आपके साथ भी कभी ना कभी कहीं ना कहीं ये दिक्कत जरूर आई होगी कि जेब में रखा नोट भीग जाता है, भूल गए, धोने के लिए दे दिया या बारिश में गए और नोट भीग गए। लेकिन आने वाले वक्त में अगर सब कुछ सरकार के प्लान के मुताबिक रहा तो जल्दी ही आपको इस समस्या से छुटकारा मिल जाएगा और आपका कागजी करेंसी नोट जल्दी खराब नहीं होगा। तो क्यों? सरकार जल्दी बाजार में प्लास्टिक करेंसी का ट्रायल शुरू करने जा रही है। मार्केट में जल्दी ही आपको 10 रुपए और 20 रुपए के प्लास्टिक नोट नजर आएंगे जो कागजी नोटों के मुकाबले ज्यादा मजबूत होंगे, ज्यादा टिकाऊ होंगे, लंबे समय तक खराब नहीं होंगे, फिर चाहे आपने उसे कितनी भी तहों में दबा कर रखा हो। आरबीआई ट्रायल के तौर पर 10 रुपए और 20 रुपए के 100 करोड़
पॉलीमर करेंसी, जिसे प्लास्टिक नोट भी कह सकते हैं, वो मार्केट में उतारेगा। देखा जाए तो करीब 3000 करोड़ रुपए के प्लास्टिक नोट्स बाजार में उतरने वाले हैं। माना जा रहा है कि अगर ये ट्रायल सफल रहता है और लोग इस नए नोट को अपनाने में रुचि दिखाते हैं तो आने वाले समय में 50, 100, 200, 500 रुपए के जो नोट है वो भी प्लास्टिक नोट में बदल जाएंगे। लेकिन मार्केट में प्लास्टिक नोट के ट्रायल का मतलब ये नहीं है कि कागजी नोट बंद होने वाले हैं। कागजी नोट इन प्लास्टिक नोट्स के साथ साथ चलते रहेंगे और ट्रायल सफल अगर हुआ तो धीरे धीरे प्लास्टिक नोट्स इन कागजी नोटों की जगह लेते जाएंगे, यानी कागजी नोट वैध ही रहेंगे। केंद्र सरकार से इस ट्रायल की मंजूरी मिल गई है, लेकिन ट्रायल कब से शुरू होगा इसकी तारीखों का ऐलान फिलहाल नहीं किया गया है। प्लास्टिक करेंसी नोट को लॉन्च करने की एक वजह मार्केट में नए जनरेशन के नोट लाना है जो जल्दी खराब ना होते हैं। हालांकि सबसे पहले तो आप ये समझिए कि हम जिसे प्लास्टिक नोट कह रहे हैं वो दरअसल तकनीकी तौर पर पॉलीमर बैंक नोट है। समझने के लिए आप ये मान सकते हैं कि हर तरह का प्लास्टिक असल में पॉलीमर ही होता है। पॉलीमर बैंक नोट छूने में प्लास्टिक जैसा महसूस होता है, इसीलिए लोग इसे प्लास्टिक नोट कहने लगते हैं। पॉलीमर बैंक नोट बॉप यानी बाई एक्सियली ओरिएंटेड पॉलीप्रोपिलीन, और यही उसका नाम है, और इस नाम के एक खास तरह के पॉलीमर से बनता है। इसकी खासियत यह है कि इसमें पारदर्शी सुरक्षा होती है। इसे खास तरह की स्याही से छापा जाता है। इसमें विशेष प्रकार के सुरक्षा धागे का इस्तेमाल होता है। इसकी प्रिंटिंग तकनीक कागजी नोट से अलग होती है। यानी पॉलीमर बैंक नोट को कॉपी करके नकली नोट बनाना बहुत मुश्किल होता है। पॉलीमर बैंक नोट कागजी करेंसी नोट की तुलना में ज्यादा टिकाऊ होते हैं। पानी, नमी, गंदगी खराब नहीं होते, आसानी से फटते भी नहीं है। ये लंबे समय तक चलते हैं, इसलिए इसकी छपाई कई सालों में एक बार होती है, यानी छपाई का खर्च भी कम होता है। दुनिया के कई देशों ने पॉलीमर बैंक नोट को या तो पूरी तरह से या फिर आंशिक रूप से अपना लिया है। जैसे ऑस्ट्रेलिया, वो पहला देश है जिसने सबसे पहले पॉलीमर बैंक नोट को अपनाया था। 1988 में ही ऑस्ट्रेलिया ने सभी कागजी जो करेंसी नोट्स हैं उनको पॉलीमर बैंक नोट में बदल दिया था। ऑस्ट्रेलिया के अलावा कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, रोमानिया, वियतनाम, ब्रुनेई, मालदीव्स, बारबाडोस और ओमान में भी पॉलीमर बैंक नोट चलते हैं। इसके अलावा कुछ देश जैसे सिंगापुर हो गया, मलेशिया, थाईलैंड, चीन, हांगकांग, फिलीपींस, बांग्लादेश, नेपाल, यूएई, सऊदी अरब, मेक्सिको, ब्राजील, इनमें आंशिक रूप से पॉलीमर नोट्स इस्तेमाल होते हैं। अगर आप देखिए तो इस लिस्ट में जल्दी ही भारत भी अब शामिल हो सकता है, जहां फिलहाल 10 और 20 रुपए के मतलब आंशिक रूप से पॉलीमर नोट्स वाले देश में भारत शामिल हो सकता है, क्योंकि 10 और 20 के बैंक नोट्स ट्रायल के लिए मार्केट में आने वाले हैं। पॉलीमर बैंक नोट को बाजार में उतारना आरबीआई के लिए एक चुनौती होगा, और इसकी वजह यह है कि हमारा सारा कैश काउंटिंग सिस्टम कागजी करेंसी नोट के हिसाब से बना हुआ है, और यह हमारे लोगों की आदत से भी जुड़ा है। उदाहरण के तौर पर कैश काउंटिंग सिस्टम से जुड़ी जो मशीन्स हैं, जैसे एटीएम है, करेंसी काउंटिंग मशीन्स है, अन्य सारे वेंडिंग मशीन्स हैं, उनमें बदलाव करने पड़ सकते हैं। ये सभी मशीनें अभी कागजी नोटों को गिनने के लिए तैयार की गई हैं। इनमें पॉलीमर नोट जाने पर कुछ खास तरह की दिक्कतें आ सकती हैं, जैसे मशीन में काउंटिंग के वक्त नोटों का फिसलना। पॉलीमर नोट कागजी नोट की तुलना में फिसलन ज्यादा होता है, उनमें फिसलन भरे होते हैं, और ऐसी स्थिति में काउंटिंग में गलती हो सकती है। दूसरा चैलेंज लोगों की आदत से जुड़ा। अभी तक लोग कागजी नोट इस्तेमाल करते हैं, कागजी नोट चिपकते नहीं हैं। इन्हें कई बार फोल्ड भी किया जाता है, ऐसे फोल्ड करके लोग रख लेते हैं, और सहूलियत के हिसाब से रखा जा सकता है कहीं भी। पॉलीमर बैंक नोट के साथ ऐसा नहीं है। पॉलीमर बैंक नोट फिसलते हैं, कई बार नए नोट आपस में चिपकते हैं, इन्हें फोल्ड करके रखना भी मुश्किल है, आपको इसको संभाल कर रखना। हालांकि ये बैंक नोट के इस्तेमाल से जुड़ी व्यवहारिक समस्याएं हैं जिनको समय के साथ बदला जा सकता है।